गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम 26 मई से संबंधित सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे, साथ ही हर प्रश्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जीके को भी। इसी के अंतर्गत आज का पहला प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार ने खेलों को उद्योग का दर्जा देने के लिए मंजूरी दे दी है। तो आप देख सकते हैं जितने भी खेल हैं, स्पोर्ट्स है, गेम है, उसको कैसा ट्रीट किया जाएगा, तो एज ए इंडस्ट्री यानी कि उद्योग के तौर पे उसे ट्रीट किया जाएगा। तो ऐसा किसके द्वारा कहा गया है, या मिजोरम के द्वारा कहा गया है। तो चलिए हम थोड़ा मिजोरम के बारे में इंपॉर्टेंट जीके को भी देख लेते हैं। मैप में देखिए ये रहा हमारा देश भारत। यहाँ पे जो हमारा उत्तर पूर्वी राज्य है, यहाँ पे देख सकते हैं यही है मिजोरम, जो कि 7 सिस्टर जितने भी स्टेट हैं उसका एक पार्ट है। तो मिजोरम के बारे में तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि यहाँ की राजधानी कहाँ है। तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है। और यह जो मिजोरम है, पूर्व में यह असम का एक जिला था। ये देखिए असम, तो लगभग जो पूरा पूर्वोत्तर क्षेत्र था उसमें एक बड़ा भाग पहले असम का था, उससे ही टूट के अन्य राज्य बने हैं। इसके अलावा एक नेफा था, जिसे आप अरुणाचल प्रदेश के तौर पे समझ सकते हैं। तो यही आप यहाँ से और क्या आपको जानना है कि इसकी राजधानी आइजोल बताया गया, साथ ही इसे राज्य का दर्जा कब मिला, तो ये भी जानना है। तो इसे राज्य का दर्जा 1987 में मिला है। ये तिथि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए आपको ये याद रखना है। और ये जो राज्य का दर्जा मिला था उसे 23वां राज्य के रूप में भारत का एक पूर्ण राज्य बना था मिजोरम। कौन सा 23वां? 22वां आपको पता होगा, जो संविधान में 36वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके अंतर्गत सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया था। इसके अंतर्गत एक अलग से वीडियो डाला जाएगा, काफ़ी ही रोचक है, सिक्किम को कैसे भारत में विलय किया गया। मिजोरम के बारे में आपको और जानना है कि यहाँ के जो अभी गवर्नर है वे कौन है, तो श्रीधरन पिल्लई हैं। एवं यहाँ के जो सीएम है वे जोराम थांगा हैं। वे किस पार्टी से हैं, तो MNH यानी कि मिजो नेशनल फ्रंट से हैं, MNF से हैं। आपको देखिए यहाँ से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, वहाँ का नेशनल पार्क, ये जो दो यहाँ के नेशनल पार्क है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला जो नेशनल पार्क है वह है मुरलेन। तो ये आपको याद रखना है कि जो मुरलेन नेशनल पार्क है वह कहाँ है, तो वह आपका मिजोरम में हो गया। तो मिजोरम और मुरलेन दोनों को रिलेट करके याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मुरलेन नेशनल पार्क। और जो अगला बताने जा रहा हूँ वे इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वह है फोंग पुई नेशनल पार्क। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कौन सा नेशनल पार्क है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो फोंग पुई। जो ब्लू माउंटेन है, ये भी पूछा जाता है कि जो ब्लू माउंटेन है वह किस राज्य में स्थित है, यानी कि नीली पर्वत। तो एक ब्लू माउंटेन तो आप दक्षिण में चल जाते होंगे तो वहाँ आपको नीलगिरी पर्वत मिलता होगा, तो आपको उससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये ब्लू माउंटेन है जो हमारे उत्तर पूर्वी राज्य मिजोरम है वहीं पे स्थित है। ये कौन सा पर्वत, तो ब्लू माउंटेन। इसे किस नाम से भी और जाना जाता है, तो इसे फोंग पुई पीक से भी नाम जाना जाता है कि जो फोंग पुई पीक है, इट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन मिजोरम। तो यह मिजोरम का सबसे ऊंचा पीक है, इसीलिए आपको यह याद रखना है। और इससे रिलेटेड क्या है, तो इसी नाम से एक फोंग पुई राष्ट्रीय उद्यान है, उसी पर्वत पे स्थित है। तो आपको दोनों याद हो गया होगा, पहला मुरलेन और दूसरा फोंग पुई राष्ट्रीय उद्यान। फिर से बता रहा हूँ, काफ़ी यह इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पूर्व भारतीय खिलाड़ी बलबीर सिंह दोसांझ का निधन हो गया। वह किस खेल से जुड़े हुए थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वह हॉकी से जुड़े हुए थे। इनके बारे में डिटेल यहाँ पे बताया गया है कि इन्होंने 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते। यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से ओलंपिक की बात किया जा रहा है। जो लंदन ओलंपिक हुआ था 1948 में, हेलसिंकी ओलंपिक 1952 में, और मेलबर्न ओलंपिक 1956 में। और डिटेल आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में टेनिस खिलाड़ी एशले कूपर का निधन हो गया। ये पहले भी बताया गया था। तो एशले कूपर का निधन हो गया है। वह किस देश के खिलाड़ी थे, तो वह ऑस्ट्रेलिया के थे। और कौन सा खेल खेलते थे, तो टेनिस खेलते थे। इसके बारे में आपको यहाँ से याद रखना है। वे देख सकते हैं कि 1958 में उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई और विंबलडन, साथ ही अमेरिकी चैंपियन सहित 4 ग्रैंड स्लैम में एकल खिताब के रूप में जीते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्ट्रेटिक फिस्टूला कब मनाया गया, तो यह कब मनाया गया, तो यह देख सकते हैं 23 मई को। अब जानिए कि यह जो है यह क्या है, तो यह जितनी भी महिलाएं हैं प्रसव के दौरान अगर बच्चे को जन्म देते हैं तो उस समय बच्चों को काफ़ी जो कहते हैं नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है, तो उसी से रिलेटेड एक प्रकार की यह बीमारी है और जागरूकता है। तो आप इसे यहाँ से रिलेट करके याद रख सकते हैं। तो कब मनाया गया, 23 मई को।
देखिए इसके बारे में और डिटेल यहाँ पे बताया गया है। तो उसके माध्यम से क्या किया जाता है, तो अगर उस प्रकार के जो प्रसव में नॉर्मल नहीं हो पाता है तो सर्जरी के जरिए किया जाता है। तो इसके बारे में डिटेल यहाँ पे बताया गया। इस वर्ष का इसका थीम क्या है वो भी यहाँ पे बताया गया है, तो पढ़ सकते हैं। इंड जेंडर इनइक्वलिटी, इंड हेल्थ इनइक्वलिटी और इंड फिस्टुला नौ। अब चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने किस एप्लीकेशन पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग सेवाओं की एकीकृत किया है। तो आपको एक ही एप्लीकेशन पर अन्य कई चीज़ मिल जाएंगे। आपको एक एप्लीकेशन पे जाना है, वहाँ पे आपको अन्य सुविधाएं मिल जाएंगे। तो ऐसा किस पे किया गया है, तो उमंग पे किया गया है। तो जो यह उमंग ऐप है इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल जानते हैं। अभी देखिए बताया गया कि इसमें एकीकृत पोर्टल है, अन्य कई सुविधाएं भी मिलेगी, जिसके अंतर्गत देख सकते हैं क्या क्या है। करेंट वेदर भी मिल सकता है वहाँ पे आपको, क्या कहाँ के क्या वेदर है, नाउकास्ट, सिटी फोरकास्ट, रेनफॉल इन्फॉर्मेशन भी, टूरिज्म फोरकास्ट, फिर वार्निंग एंड साइक्लोन, ये सारे आपको यहाँ से जानकारी मिल सकती है। उमंग का फुल फॉर्म जानिए क्या है, तो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नमेंट्स। तो उमंग का आपको फुल फॉर्म याद रखना है। इसे कब लॉन्च किया गया था, तो इसे 2017 में लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा विशेष आहरण अधिकार। विशेष आहरण अधिकार से समझ रहे होंगे स्पेशल ड्राइंग राइट यानी कि एसडीआर, वह किससे संबंधित है। तो आपको याद रखना है जो एसडीआर है इसके बारे में डिटेल आप जाकर पढ़िएगा, नहीं तो फिर अलग से कभी और बता दिया जाएगा। तो यह किसके द्वारा जारी किया गया है, यह किससे संबंधित है, यह 5 वर्षों के लिए एक किया जाता है। तो यह IMF यानी कि इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड है उसी से यह रिलेटेड है। अगला देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि किस भारतीय राज्य ने MSME जो हमारे सूक्ष्म मध्यम ये सब के मंत्रालय है या इससे संबंधित एक मंत्रालय भी है, तो ये जितने भी छोटे उद्योग हैं MSME के लिए एक पुनर्द्वार पैकेज का लॉन्च किया है। उसका नाम क्या रखा गया है, री स्टार्ट। तो जो री स्टार्ट के बारे में पहले भी बताया गया था, तो यह किस राज्य के द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो आप देख सकते हैं यह आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया है। आंध्र प्रदेश के बारे में तो आपको पता होगा, यह भाषा के आधार पर अलग होने वाला जिसको राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, उसमें आंध्र प्रदेश पहला राज्य था। अब चलिए आपको आज कमेंट में बताना है कि आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है और यहाँ के CM कौन है। अब चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा देश दुनिया में PPE अभी पता होगा काफ़ी ज़्यादा अभी सुर्खियों में रहा है। जो PPE है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इसके अंतर्गत चश्मे भी आ सकते हैं जो आपको आँख की सुरक्षा करेगा, ग्लव्स आ जाते हैं जो आपको हाथ का करता है, पूरा एक तरह का कोट भी होता है जो, और अलग तरह का कॉस्ट्यूम भी होता है जो आपको शरीर को रक्षा करता है। तो वही जो PPE है अभी कोविड-19 के जो विषाणु है उससे रक्षा कर रहा है। जितने भी हमारे फ्रंटियर हैं हमारे लिए, जितने भी हम कह सकते हैं योद्धा हैं जो हमारे लिए कोविड-19 से लड़ रहे हैं, तो इसके लिए आप समझ सकते हैं। या भारत पूछा जा रहा है कि कौन सा देश दुनिया में PPE किट का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है, तो यह देख सकते हैं यह अभी भारत बन गया है। अब पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर चीन है और दूसरे स्थान पे भारत है। तो ये दोनों आपको यहाँ से रिलेट करके याद रखनी है। देखिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि हरित ऊर्जा उपकरणों की आयात शुल्क में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो ये देखिए जो हरित ऊर्जा उपकरण है उसके अंतर्गत अभी 20% की वृद्धि हुई है। यहाँ पे देखिए इसके बारे में बताया गया है कि इसका उद्देश्य उपकरणों को स्थानीय विनिर्माण को चलाना है। जो स्थानीय हमारे यहाँ के विनिर्माण है उसको ज़्यादा वैल्यू देना है, और कम गुणवत्ता वाले जितने भी चीन से हमारे इक्विपमेंट आते हैं, जितने भी वस्तुएं आते हैं उसके आयात को कम करना है। तो कितना किया गया है, 20% किया गया। या कब के लिए किया गया है, तो 2020-21 के लिए। तो ये भी आपको याद रखना। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने पलायन आयोग यानी कि माइग्रेशन कमीशन, अभी देख रहे होंगे कि जितने भी जो बड़े राज्य है उससे छोटे राज्यों की तरफ, जैसे बिहार हो गया, वहाँ पे काफ़ी लोग माइग्रेट कर रहे हैं। यूपी के जो आपका देख सकते हैं पूर्वी भाग है वहाँ भी काफ़ी लोग माइग्रेट कर रहे हैं। तो इसी पूछ रहा है कि किस राज्य ने पलायन आयोग यानी कि माइग्रेशन कमीशन की स्थापना किया है। तो ऐसा देख सकते हैं, ऐसा उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। यहाँ पे आप इसके बारे में और देख सकते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि मोहित गुप्ता किस कंपनी के सह संस्थापक के रूप में चुने गए हैं। तो जो सह संस्थापक हैं, इसके अलावा इनको जोड़कर 4 अन्य जो सह संस्थापक भी हैं, तो उसमें एक मोहित गुप्ता भी हैं। तो यह किसके बने हैं अभी, तो यह जोमेटो के बने हैं, जो यह ऑनलाइन डिलीवरी जो फूड का है उसका डिलीवरी करती है। तो जोमेटो के बारे में अभी आपको जानना है। ये जो जोमेटो है इसका गठन भी तो आपको पता होगा, इसका गठन कब हुआ था, तो 2008 में हुआ था। उसके संस्थापक कौन थे, तो दीपेंद्र गोयल और
पंकज चड्डा इसके संस्थापक थे। यह जो है भारत के अलावा कई देशों में भी इसकी क्या है तो ब्रांचेस है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व बैंक के प्रैक्टिस मैनेजर के रूप में किन्हें चुना गया है। तो अभी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो किन्हें चुना गया है यह, तो ये आभास झा को चुना गया है। यहाँ पे देखिए इसके बारे में ऑप्शन से आप भी इसे छाट सकते थे। जैसा कि बताया गया है दिलीप उमेन कौन थे, तो इन्हें सेल का अध्यक्ष चुना गया था, ये बताया गया था पहले। यहाँ पे देख सकते हैं गोविंद राजुलू चिंटाला, ये कौन थे, इन्हें नाबार्ड का अध्यक्ष चुना गया था। जानवी फूकन के बारे में कल ही बताया गया था कि जो फिक्की है उसके जो फिक्की का एक महिला कमेटी है उसके अध्यक्ष चुने गए थे। तो ये तीनों आप यहाँ से याद रखना है। और चौथा आभास झा हो गया, ये भी आपको याद रखना है, ये किस लिए चुने गए हैं, तो ये जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व बैंक की प्रैक्टिस मैनेजर के रूप में चुने गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी जो देख सकते हैं जो एक तूफान आया था, वह कौन सा तूफान आया था, देखिए उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं अभी चक्रवात कौन सा आया था, तो अम्फन आया था। तो यहाँ पे बताया गया है कि आभास झा को नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब चक्रवात अम्फन ने भारत में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बांग्लादेश को बुरी तरह प्रभावित किया है। तो उनकी जिम्मेवारी अभी है कि जितने भी दक्षिण एशियाई क्षेत्र हैं उनके आपदा जोखिम प्रबंधन की, जलवायु परिवर्तन की वैश्विक व्यवसाय सीमाओं को जोड़ने और उसके साथ तालमेल बढ़ाने का कार्य करेंगे। तो ये जो आभास झा है ये भारत के अर्थशास्त्री हैं। अगला प्रश्न है कि श्रम सिद्धि अभियान, तो ये आपको याद रखना है, जो श्रम सिद्धि अभियान है यह किसके द्वारा लाया गया है, तो ये देख सकते हैं यह मध्य प्रदेश के द्वारा लाया गया है। मध्य प्रदेश का लोकेशन कई बार आपको दिखाया गया। अब चलिए थोड़ा मध्य प्रदेश से अभी हाल ही में क्या था उसको जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्या था, तो मध्य प्रदेश में FIR आपके द्वारा मद्रास जो मध्य प्रदेश है उसकी पुलिस के द्वारा लाया गया था। और क्या देखे थे कि अभी जो मृत्यु दर है मध्य प्रदेश का काफ़ी ख़राब रहा था पूरे भारत में, पूरे भारत का 32 था, मध्य प्रदेश का कितना था, तो 48 था। जीवन अमृत योजना लाया गया था, कहाँ, तो मध्य प्रदेश में। इसके अंतर्गत क्या था, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लाया गया था। नेक्स्ट था कि जीवन शक्ति योजना, तो जीवन शक्ति योजना भी कहाँ का था, तो मध्य प्रदेश का था। वो किस लिए था, तो जितनी भी महिलाएं हैं उन्हें 11 रुपये मिलते थे एक मास्क के लिए, वे मास्क निर्माण करते थे। किस क्षेत्र में, तो शहरी क्षेत्र में। टॉप पेरेंट ऐप लाया गया था मध्य प्रदेश के द्वारा। संकल्प योजना मध्य प्रदेश को उमरिया जिले में लाया गया था। मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला भी पहला राज्य बना है अभी, कौन, तो मध्य प्रदेश। तो इतनी सारी बातों आपको लगातार याद रखना। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे देखें तो बताया जा रहा है, थोड़ा श्रम सिद्धि योजना के बारे में भी जान लीजिए कि जो श्रम सिद्धि अभियान है इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे मजदूर जिनके जॉब कार्ड नहीं है, अर्थात मनरेगा के अंतर्गत उनके कार्ड नहीं बने हुए हैं और वो अभी प्रवासी हैं जो वापस लौट कर आए हैं उस क्षेत्र में, तो उनको बिना जॉब कार्ड उनको जॉब कार्ड बनवाया जाएगा और उनको फिर मजदूरी के लिए काम दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहा जा रहा है कि हाल ही में साई इंग वेन, देख सकते हैं यही है साई इंग वेन, ये दोबारा किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यह किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं, या ताइवान के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ताइवान से आप परिचित होंगे, ये देखिए ये रहा चाइना इसको लेकर अपना दावा करता है कि यह चाइना का भाग है ताइवान, लेकिन ताइवान अड़ा रहता है कि जो पूरा चाइना है, पहले पुराना चाइना ताइवान ही था, लेकिन चाइना विस्तृत हो गया, इसलिए ताइवान चाइना का भाग नहीं है। तो ताइवान का बारे में आपको याद रखना है कि इसकी जो राजधानी है वह कहाँ है, तो इसकी राजधानी ताइपे है। साथ में ये भी जानना है कि जो ताइवान है उसकी मुद्रा क्या है, उसकी करेंसी क्या है, तो NTD यानी कि न्यू ताइवान डॉलर। तो इतनी सारे बातों आपको ताइवान से रिलेट करके याद रखनी है। अब चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि किस राज्य की सरकार ने कोरोना से मरने वाले परिवारों को 4 लाख रुपये का मुआवजा देने के लिए ऐसा फैसला किया है। तो ऐसा कौन सा राज्य सरकार देगा, तो बिहार। अभी आप देख रहे होंगे जैसे ही जितने भी प्रवासी जो मजदूर हैं माइग्रेट करके बिहार की ओर लौट रहे हैं, अपने राज्य की ओर लौट रहे हैं, तो अभी कोविड-19 के जो इसमें क्या है तो संख्या अभी बढ़े हैं बिहार में, तो उसी के लेकर मृत्यु दर भी बढ़ सकती है। तो इसी के लिए ऐसा किया गया है कि 4 लाख रुपये उनके परिवारों को दिया जाएगा जिनका देहांत हो जाएगा। अब चलिए बिहार, तो बिहार के बारे में कहा जाए तो यह इसके बारे में तो काफ़ी डिटेल है, चूँकि एक समय पूरा भारत का इतिहास बिहार का इतिहास ही था। तो बिहार के बारे में अगर चाहे तो पूरा संपूर्ण एक अलग वीडियो आ सकता है। तो बिहार के बारे में देखिए यहाँ पे जैसा कि बताया गया है, तो बिहार का आपको राजधानी जानना है, इसकी राजधानी कहाँ है, तो पटना है। भले ही इसकी भी स्थिति थोड़ा ख़राब हो चुकी है, लेकिन जो पूर्व में बिहार की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। बिहार का आपको याद रखना है कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 22 मार्च 1912 को। तो यह जो तिथि है 1912,
और 22 मार्च, ये आपको याद रखना है। इसी 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो बिहार दिवस भी मनाया जाता है। तो कब, 22 मार्च को इस बार कोविड-19 के कारण नहीं मनाया गया था। इसको स्टेटहुड का दर्जा कब मिला, तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो इसे 26 जनवरी 1950 को ही जब हमारा संविधान लागू हुआ था, तो उसी समय मिला था। यहाँ के गवर्नर कौन है, तो यहाँ के जो गवर्नर है वे फागू चौहान है, और यहाँ के जो सीएम है वे कौन है, नीतीश कुमार भी आप जान सकते हैं। यहाँ का एक नेशनल पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वे है वाल्मीकि नेशनल पार्क, और वह है टाइगर रिजर्व में भी है। तो आपको याद रखना है कि जो टाइगर रिजर्व भी है, तो वाल्मीकि जो नेशनल पार्क है वह बिहार के किस जिले में है, तो ये आपको जानना है, वे पश्चिमी चंपारण में है। अब चलिए कल के प्रश्न, सो आपको 2 प्रश्न पूछा जाता है, उसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर डिटेल जानते हैं तो वो भी डिटेल लिखना है। पहला प्रश्न है कि ऑर्डर मी नामक एक ई-कॉमर्स ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये ऑप्शन है, ये आपको कमेंट में बताना है। एक और देख लीजिए, यहाँ पर एक और प्रश्न पूछा जाता है कल से ही, उसको भी आपको कमेंट में बताना। यहाँ पे ये है कि किस राज्य की सरकार ने बुखार क्लिनिक शुरू किया है, तो ये दोनों का आंसर आपको कमेंट में बताना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि इसका जो वीडियो का रीच है अधिक लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद। चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।